सविता जी आपको प्रणाम। आप सभी को प्रणाम और आज के इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे, और इसीलिए इसको आज मैंने लाइव करने की सोची। हमारा जो फेसबुक पर सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है उसके माध्यम से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है इसे आप 4-5 दिनों के बाद यूट्यूब पर भी देख सकेंगे, यूट्यूब पर के लाइव स्ट्रीम चैनल पर भी देख सकेंगे। और अंजलि आ गई हैं। अंजलि, नमस्ते आपको बहुत-बहुत। और लिख रही हैं कि टॉप फैन है वो, तो सही। अंजलि आपको जी, या जो सरिता जी यहाँ आई हैं, सरिता जी, उनको उनसे भी आप मिलेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे आप बिल्कुल बबल हैं, बबली हैं, लाइफ से फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, उसी तरीके से सरिता जी है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और उन सब के साथ जो है कि वो आप रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्या, अब मैं जो आज आप सबसे मुखातिब होने आई हूँ यहाँ, चंद्रजीत कौर हैं। चंद्रजीत कौर, यस मैम, वी आर सीइंग यू। थैंक यू चंद्रजीत, चरणजीत कौर सर, एंड वेलकम टू यू इन माय लाइव प्रोग्राम, और which is based on today's special day. I was just searching here and there कि what is the significance of Cancer Survivors Day. तो मैं उसमें वो देख रही थी कि that the significance is very simple, कि some cancer people, some cancer patients, which I normally say that they are cancer fighters, they are not patients. हमने मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कैंसर के लिए क्या क्या, कैंसर के कुछ टर्मिनोलॉजी को बदलने के लिए मैंने क्या-क्या किया है। तो उसमें जो है वो मैंने सबसे पहले जो है 3 वर्ड्स मैंने बदलने की कोशिश की है, और आप सबसे भी यही अपील करूँगी कि अगर आपको अच्छा लगे तो उन्हें आप इस्तेमाल करें इनके बदले में। जैसे कैंसर पेशेंट्स, कैंसर मरीज़ जिसे हम कहते हैं। तो ये कैंसर मरीज़ क्या है? कैंसर मरीज़ कहने पे, मरीज़ कहते के साथ ही ना बड़ा दीनहीन सा भाव मन में जो पैदा होने लगता है। और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। इसलिए हमें कैंसर से फाइट करना होता है। तो हम फाइटर हुए, नॉट पेशेंट। पेशेंट तो एक सर्दी-जुकाम का भी पेशेंट पेशेंट कहलाता है। तो हम कैंसर फाइटर हैं। सो लेट्स कॉल कैंसर फाइटर इन प्लेस ऑफ कैंसर मरीज़। सेकंड थिंग के हमने जो कैंसर डेथ हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमसे बिछड़ गए, लेकिन उन्हें हम कैंसर वॉरियर कहते हैं। कैंसर मृतक नहीं कहते, कैंसर डेथ नहीं कहते, क्योंकि मैं उन्हें अपने वो शरीर से हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं मानती कि वो हमारे जीवन से चले गए हैं। वे हमारे जीवन में, जब तक हमारा जीवन है, तब तक वो हमारे साथ, हमारी यादों में बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। साथ किस लिए बने रहेंगे कि उन्होंने जो अपनी जिजीविषा दिखाई है, जो हिम्मत दिखाया है, जिस जिजीविषा के साथ वो लड़े हैं अपनी ज़िंदगी के अंतिम-अंतिम पल तक, मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही कोई कैंसर मरीज़ हो जो कहे कि हे भगवान हमें उठा लो, अब हम जी करके क्या करेंगे? नहीं, हर कैंसर मरीज़ जो है, हर कैंसर फाइटर चाहता है कि वह किसी भी तरीके से सर्वाइव करे। अब ये संयोग की बात होती है या जो बीमारी है उसका लेवल, या जो भी जितने भी कारण हों, उन कारणों के से जो है वो अ हमारे साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन जैसे सेना के जवान अंतिम अंतिम समय तक दुश्मनों को पछाड़ने के लिए लगे रहते हैं, और एक के बदले, अपनी एक जान देने के बदले वो 4 की जान लेते हैं, और तब वो हमें इस धरती को छोड़ करके जाते हैं। तो हमें वो लगता है कि हमारे जो वो कैंसर हमारे वॉरियर्स हैं, उनको हम कैंसर डेथ या कैंसर मृतक कहें तो मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा शब्द है उनके लिए। तो हम उन्हें कैंसर वॉरियर कहते हैं। और हमारे जैसे लोग जो कैंसर अचीवर हैं, जिन्होंने कैंसर को अपने बलबूते, अपनी सकारात्मकता और प्रॉपर ट्रीटमेंट और उन सबके साथ जो है उन्हें हराया है, उन्हें हम कैंसर अचीवर कहते हैं। बहुत से लोग उन्हें कैंसर विनर भी कहते हैं, कैंसर विजेता भी कहते हैं। अब कह सकते हैं, हम कैंसर विजेता कहिए, कैंसर विनर कहिए, कैंसर अचीवर कहिए।
सबके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जीता है, उन्होंने हासिल किया है, अचीव किया है, कैंसर से निकल करके अपनी नई ज़िंदगी को हासिल किया है। तो इसलिए जो है कि हम उन्हें यहाँ पर मैंने जो 3 शब्द बदले दिए हैं कि नॉट कैंसर पेशेंट, कैंसर फाइटर्स, नॉट कैंसर डेथ, कैंसर वॉरियर्स, नॉट कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर अचीवर्स। तो आज जो है चूंकि दुनिया में यही शब्द फैला हुआ है कैंसर सर्वाइवर, तो आज वो नेशनल कैंसर सर्वाइवर है। मैं जब इसके बारे में खोज रही थी तो मुझे इसमें जो चीजें दिखी वो ये दिखा कि कैंसर सर्वाइवर हमारे देश में अभी देखा मैंने कि किसी ने 3 जून को मनाया है, किसी ने 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन भी मनाया। मैं उसको खोज रही थी तो मुझे दिखा कि ये जो सबसे पहले ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये शुरू हुआ, ये नेशनल कैंसर नेशनल सर्वाइवर डे, नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे। और ये मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे पूरे अमेरिका में ये शुरू हुआ था और अमेरिका में ये तय किया गया कि हर साल के पहले जो हर साल के जून महीने के पहले इतवार को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी ईयर जून, हम इस डे को मनाएंगे। और पहली बार ये न्यू मेक्सिको में 20 नवंबर 1987 को ये कंसेप्चुलाइज हुआ और उसके बाद जो है फर्स्ट नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे ये 5 जून 1988 में मनाया गया। मूल तो ये अमेरिका में मनाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये विश्व के दूसरे देशों में पहुंचा है। उद्देश्य यही है कि जो कैंसर अचीवर्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने कैंसर को हरा करके और अपने आगे बढ़े हैं, उनके विजय की खुशी मनाई जाए। अब ये विजय की खुशी मनाते हुए और जब मैं इसमें यहाँ मैं देख रही थी तो मैंने ये देखा कि जब इसकी और स्टडी की तो मैंने ये देखा कि कोई एक डॉक्टर थे, वो बता रहे थे सारी चीजें, वो रिकॉर्ड में इंडिया की हालत बता रहे या विश्व की हालत बता रहे थे कि करीब 25 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं, मतलब इन कैंसर इनको डिटेक्ट डायग्नोस होता है और उससे हर साल लगभग 12 लाख लोगों में कैंसर फैलता है और 8 लाख के करीब जो है लोग उसमें उनका निधन होता है। सर्वाइवर का कोई रेशियो इन्होंने नहीं दिया। मेरा सवाल यहीं पर शुरू होता है कि हम अभी भी कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, ये जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, बहुत खर्चीली बीमारी है, ये भी हम सब आप जानते हैं। लेकिन कैंसर से जो बचते हैं, हम आप जैसे जो हैं, जैसे यहाँ पर सरिता जी हैं और यहाँ पर अंजलि हैं, ये सब और मैं हूँ, ये सब के सब जो हैं कैंसर अचीवर्स हैं। इनका कहीं कोई डाटा मुझे नहीं मिला और अगर वो मुझे डाटा मिले तो शायद ये एक तुलनात्मक एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, स्टडी हो कि अमूमन कितने लाख लोग जो हैं जो जिनको कैंसर डायग्नोस होता है, अमूमन उसमें से कितने लोग जो हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर वॉरियर कहलाते हैं और अमूमन कितने लोग हैं जो हमारे जैसे कैंसर अचीवर्स हैं। इस पर स्टडी होना चाहिए ताकि, और ये चीज ज्यादा सामने आनी चाहिए कि जो 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 भयावह स्थिति, जो खराब स्थिति है उसको आप, जैसे आज कोरोना के बारे में है कि कोरोना में सारे लोग यही कह रहे हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, कोई ये नहीं देख रहा है कि कितने लोग ठीक होकर के लौट रहे हैं। उसको भी सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जो है वो आए, फैले। अदरवाइज क्या होगा कि हम इन सब सारी चीजों में ही उलझे रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और हर बार कैंसर हुआ और सुन करके जो हमारी जान बैठेगी और उसके बाद जो है कि हम उसमें तमाम परेशान होते रहेंगे, परेशानी का सामना करते रहेंगे। बच गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बचे तो दोष देंगे कि कैंसर से वो हार गए। बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी फैली हुई है, वो कैंसर से हार गए, कैंसर ने उन्हें निगल लिया, कैंसर ने उन्हें खत्म कर दिया, कैंसर के आगे वो टिक नहीं सके। अरे भाई, कैंसर के आगे, मौत के आगे तो ऐसे भी कोई नहीं टिक सका है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन मौत जो हमारी डेस्टिनी में लिख करके आया है। कोई अमर बेल का फल खा करके आया है क्या? नहीं आया है। लेकिन हार्ट अटैक से लोग मरते हैं तो कोई नहीं कहता है कि दिल के आगे हार गया, दिल पे मत ले यार, कोई नहीं कहता है। लोग डेंगू से मर जाते हैं,
लोग सिंपल मलेरिया से मर जाते हैं, लोग सिंपल बुखार से मर जाते हैं, वायरल से मर जाते हैं, उसमें कोई नहीं कहता है कि जीवन से हार गए। कैंसर के साथ हमेशा ये टैग लगा देते हैं, हमें उस टैग से निकलने की ज़रूरत है। अब मुझे कैंसर अचीवर्स जो हैं, जो कैंसर अचीवर हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, एक तो कैंसर अचीवर्स जो हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि वो अपने आप को बिंदास ये बताएँ कि हम कैंसर अचीवर हैं, ताकि लोगों में उनको देख करके एक विश्वास आए। कैंसर को लेकर के अभी भी बहुत सी धारणाएँ, हमारा देश तो ऐसी, अब देखिए कोरोना माई की पूजा हो रही है, कोरोना को लोगों ने देवी बना दिया है, कोरोना माई की पूजा हो रही है, तो हम अपने इस देश के लोगों का क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन वहाँ पर जो है कि कैंसर को भी लोगों ने इतना अजीब-सा बना रखा है, जैसे वो छूत की बीमारी, कोरोना तो छूत की बीमारी है, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, वो हमारे साथ बैठने से नहीं होगा, हम उसको गले लगाने से कैंसर नहीं होगा, उसके एक थाली में खा लेने से कैंसर नहीं होगा, उसके साथ उठने, बैठने, सोने, रहने से कोई कैंसर नहीं होगा। कैंसर के अपने लक्षण है, वो छूत की बीमारी नहीं है। बड़ी बीमारी है लेकिन छूत की बीमारी नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। दूसरे कि कैंसर का मुकाबला करना होगा। तीसरे कि उसे लोगों से छुपाना नहीं चाहिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, या कोई भी अगर किसी को कोरोना भी होता है, या किसी को मान लीजिए कि डेंगू, प्लेग या हैजा और ये सब सारी चीज़ें, या कोई भी वैसी बीमारी होती है। एड्स, देखिए एड्स हुआ और एड्स भी ज़िंदगी से नहीं गया है। तो कोई भी बीमारी जो यहाँ आ जाती है, उसका रेशियो कम हो जाता है, समय के हिसाब से वो चला जा सकता है, दब जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से निर्मूल नहीं होता है, वो जाता नहीं है। एड्स अभी पिछले कुछ दिनों जो मैं अपने यूट्यूब पर बोले विभाग कार्यक्रम करती हूँ, तो उसमें भी मैंने जो है वो एड्स वैक्सीनेशन अब डे जो है वो दिन था, और उस पे मैंने बात की थी। तो आज जैसे कि कैंसर सर्वाइवर्स डे है, नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे है, इस पे मैं बात कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो बीमार क्या है, ये है, उस पे मैं नहीं जाऊँगी। मैं एज़ अ सर्वाइवर या एज़ अ अचीवर मैं आपको जो बताना मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहें इन बातों के साथ, वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी बीमारी छुपाइए नहीं, बिंदास बताइए, उससे आपको भी बल मिलेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया। किसी एक नेताजी ने कहा था कि जिन्होंने पूर्व जन्म का पाप किया है, उनको कैंसर हुआ है। जैसे उनकी गारंटी है कि उनको कैंसर या उनके घर के लोगों को कैंसर नहीं हुआ। तो इस तरह की फालतू बातों पे भी जो है अपना ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात कि कैंसर क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा आजकल तो गूगल बाबा पर सब कुछ है, नेट पर सब कुछ है, आपको मिल जाएगा। जो मिथ है, जो चीज़ें हैं, ख़ास करके जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के है, जो कि मैं ब्रेस्ट कैंसर अचीवर हूँ, और महिलाओं में ख़ास करके ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। तो एक तो सबसे पहले कि ये हमारे ब्रेस्ट या यूट्रस या ओवरी, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो एक तो इनको बोलने में आप सकुचाइए नहीं। आप इनको बोलने में आप शर्माइए नहीं। हमारे साथ शाजिया बतूल हैं। हाय मैम, आई लाइक्ड योर इरफान सर इंटरव्यू। ओके, थैंक यू। अ, हमारे मैं ये कह रही थी कि उनको बोलने में, इन सारे शब्दों को बोलने में सकुचाइए नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माएँगे, तो इलाज नहीं करेंगे, नहीं कर पाएँगे। आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, हाय मैं कैसे जाऊँ? मैं कैसे बोलूँ कि मुझे मेरे ब्रेस्ट में पेन है, या मेरे ब्रेस्ट में ग्लैंड है, या मेरे ओवरी में ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, या मेरे यूट्रस में, या मेरे पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के हिस्से हैं। बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के तो आप आँख, नाक, कान, मुँह भी नहीं बोलते हैं। बिना ज़रूरत के तो आप रोटी और भात भी नहीं बोलते हैं, और लगातार अगर आप बोलेंगे तो वो भी बड़ा अजीब-सा लगने लगता है, बड़ा वल्गर-सा लगने लगता है। तो ये शब्द अगर वल्गर कहीं किसी समय में होते हैं, तो वहाँ होते हैं जहाँ आप गाली के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाली के रूप में तो आप दिन-रात उसको बोलते रहते हैं, माँ-बहन की गाली करते रहते हैं, और जब समय आ रहा है कि जब हम अपनी बात जो है डॉक्टर के सामने रखें, तो वहाँ हम सकुचा जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उनके बीच में अ, डॉक्टर के बीच में जो है आप उनको बिल्कुल आप ये मान कर के चलें कि हमें अपना शर्माना नहीं है इन शब्दों के उच्चारण में। दूसरी बात कि डॉक्टर के सामने बेझिझक अपनी बात रखें। डॉक्टर
तभी अगर हमारे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को हमको अपना ब्रेस्ट दिखाना होगा और इसको दिखाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमें हमारे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वो दिखाना होगा, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम संकोच करेंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा और उससे केस बिगड़ेगा और खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो फिर हम कहेंगे कि कैंसर इनको खा गया। नहीं, हमारी जकड़न, हमारी सोच हमें खाती है। तो इसलिए जो है हम इनको जो है इनकी तरफ से हम निश्चिंत अपनी तरफ से कोई इस तरह की भावना को लेकर के ना आए। मेरे पास कई लोगों ने कहा, हाय दीदी वो तो है, तो वो तो मेरे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन तो मुझे तो क्या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि फोड़े खून सी निकली है तो वो दिखाना तो पड़ेगा ना। बुखार लगा है तो डॉक्टर को अपना माथा और अपना हाथ तो और टेम्परेचर और नाड़ी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो जिस अंग में प्रॉब्लम है उसमें तो दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ब्रेस्ट को लेकर के जो है एक मिथ फैला हुआ है कि ये कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब फुल ब्रेस्ट रिमूवल है। ये ऐसा नहीं होता है। हर जगह जो है ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये है कि जैसा जो भी जिस तरह का केस होता है, अगर ज़रूरत है कि आपकी बीमारी का लेवल कुछ उस तरीके से है, तो ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है, अदरवाइज़ ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया जाता। जैसे मेरे केस में ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया, केवल ट्यूमर जो है वो निकाला गया है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब हमेशा ब्रेस्ट रिमूवल होता है। ये हमारी बीमारी की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तीसरी बात कि ये जो महिलाओं के साथ खास करके ब्रेस्ट को लेकर के जो हमने एक जो एक सोशल कंडीशनिंग कर रखी है, उसकी ब्रेस्ट हमारी खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा है। ये पुरुषवादी बनी मर्दवादी सोच है। वैसे मर्द जिनके लिए औरत सिर्फ एक देह है, तो वो उनके ब्रेस्ट को साइज को देखेंगे, उनके गाल को देखेंगे, आँख को देखेंगे, नाक को देखेंगे, उनके पूरे शरीर का जो है ना कि वो क्या होता है 36, 28, 32 वाला जो है वो देखेंगे। तो ऐसी सोच वो महिलाओं के भीतर भी डालते हैं। तो उस वैसी सोच से निकलने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ब्रेस्ट हमारे, मैंने फिर से कहा, ये रिप्रोडक्टिव अंग है हमारे, और अगर हमारे ब्रेस्ट अगर निकल जाता है तो उससे हमारी जिंदगी नहीं खत्म होती। मैं जब अपना पॉपकॉर्न ब्रेस्ट प्ले करती हूँ तो उसमें मैं हमेशा ये सवाल थ्रो करती हूँ, आपके सामने भी आज मैं ये सवाल थ्रो कर रही हूँ। वो ये कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर डॉक्टर कहता है कि आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ, आपके पास ये 5 आपके जो बॉडी के पार्ट ऑफ बॉडी है, आपके जो ऑर्गन है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनमें से एक ऑर्गन को आप निकालिए, एक बदन के एक हिस्से को निकालिए, और वो है, मान लीजिए कि 2 आँखें, हाँ, नाक, हाथ, पैर और ब्रेस्ट। आँख, नाक, हाथ, पैर और ब्रेस्ट, और जान आपकी जा रही है और डॉक्टर कह रहा है कि इन 5 में से कोई एक आपको कटवाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि आप क्या आँख निकलवाना पसंद करेंगे? आप क्या नाक निकलवाना पसंद करेंगे? आप क्या हाथ निकलवाना पसंद करेंगे? आप क्या टाँगे कटवाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। मैं शर्तिया कहती हूँ, आप नहीं करेंगे। आप वहाँ पर कहेंगे कि ठीक है, आप ब्रेस्ट रिमूव कर दीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ब्रेस्ट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना हमारे समाज की मर्दवादी सोच ने उसको बना दिया है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमारा ब्रेस्ट अगर निकल गया तो हमारा फिगर खराब हो गया। जान है तो जहान है, पहले जान है तो हम कैसे भी रहेंगे। हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा सोल, जो हमारी आत्मा, वो साउंड होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसमें जो जा करके जो है वो हमें अपने आप को, काम को हमको देखना चाहिए। और इसलिए जो है वहां पर आपको इससे हटना चाहिए, इससे बचना चाहिए कि ब्रेस्ट हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, नहीं है। हो सकता है जब हम बॉडी उसके हिसाब से हम आएंगे तो हो सकता है, हम जब कवि और कवियों के उपमान की बात करेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं है। हाँ,
जब ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को दूध पिलाने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से उसके उस समय ब्रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम दूध पिलाने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हमारा मर जाएगा। उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट हैं। तो उन अल्टरनेट अरेंजमेंट से जहाँ से बच्चे को फीड किया जा सकता है, बच्चे को की ज़िंदगी के लिए उसको दूध या उसको फीड जो है उसको चाहिए, ये डॉक्टर के पास दुनिया भर के उसके उपाय हैं और वो आपको सजेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम बच्चे की सेवा शुश्रूषा करेंगे। उसमें हम ये नहीं सोच करके कि हाय मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, हाय मेरा ब्रेस्ट खत्म हो गया, ये सब सारी चीज़ें इन सब से निकालिए। और दूसरी बात, उसके बाद आपके पास आपका जीवन आया है, तो अब इस जीवन का आप दूसरों के लिए क्या उपयोग आप कर सकेंगे? रेणु भी कह रही है नमस्कार मैम, नमस्कार रेणु, कि इसका कैसा आप उपयोग कर सकते हैं? वो किस तरीके से आप उपयोग उपयोग करेंगे? ये ममता दीक्षित देख रही हैं, ममता सरिता जी भी देख रही हैं, परवीन नायडू देख रहे हैं, नमस्ते जी, बीडी प्रसाद देख रहे हैं, ग्रेट शेयरिंग एक्सपीरियंस बाय कैंसर विनर्स, सर्टेनली इट विल हेल्प सोसाइटी। थैंक यू बीडी प्रसाद जी। और डेफिनेटली जो है कि मैं इसीलिए आई हूँ कि ताकि मेरी बात से अगर किसी को भी हिम्मत आती है, कोई भी अपने आप को मजबूत महसूस करता है, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हुई। और इसीलिए आज मैं आज के इस सर्वाइवर्स डे पर मैं आप सबको संबोधित करने के लिए आई हूँ। तो अब ये है कि मेरी जान तो बच गई। हमारे जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं या जो कैंसर अचीवर्स हैं, उनकी जान तो बच गई। अब आप ये सोचिए कि हम उन दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए ज़रूर सोचिए। मैंने अपने हिसाब से एक छोटा-सा प्रयास करने की कोशिश की। मैंने 2 कविताएँ लिखी, 2 कविता की पुस्तक लिखी, जिसमें ये दूसरी पुस्तक है, जिसका नाम है क्योंकि ज़िद है अ आई मस्ट, ये बाइलिंगुअल है और ये मैंने कैंसर से निकलने के बाद कविताएँ लिखी थी। और दूसरी कविता है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ, दूसरी कविता की किताब जो है वो ये है समरथ कैन। और आजकल तो मैं यूट्यूब पर इस समरथ कैन से जो है हर हर संडे को मैं एक कविता इसमें से पढ़ती हूँ। उस वीडियो का नाम ही है वीकेंड वीडियो बाय विभा और उसमें से पोएम आज भी संडे के दिन मैं पढ़ती हूँ। सुबह 8 बजे वो आता है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि इसको पढ़ करके मैं लोगों के अंदर एक हिम्मत का संचार करूं। और दूसरे, इन दोनों किताबों के माध्यम से मैंने तय किया है कि इससे जो भी इसकी सहयोग राशि आती है वो मैं कैंसर मरीजों के इलाज में या फिर कैंसर को के अवेयरनेस के लिए मैं इसमें उसको खर्च करती हूँ। तो अब आप भी सोच सकते हैं कि आप अपने वश में अपने तय आप क्या कर सकते हैं जिससे कि लोगों को आप हिम्मत दे सके और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी के लोगों तक हम कैसे पहुंचे और उनको कंट्रीब्यूट कैसे करें, तो आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। मैं तो लोगों से ये कहती हूँ कि देखिए हम हर साल कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 के कपड़े तो खरीद ही लेते हैं। एक साल आप सोच लीजिए, हमारे पास तो अलमारी की अलमारी भरी पड़ी है। मैंने पिछले 10-7 साल से कपड़े नहीं खरीदे। मैंने अपनी बेटी की शादी में भी नहीं खरीदा। मेरे रिश्तेदारों में जितनों की शादी होती है, हम लोग बस उसी में मिक्स मैच करके जो है वो उसको पहन लेते हैं और बहुत अच्छे से उसको कैरी करते हैं। हम अगर कपड़े अगले 5 साल तक न खरीदें तो भी हमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हम क्या पहने? वो मन का फ़तूर जो भी रहे, लेकिन एक्चुअल कमी नहीं होगी। तो अगर हम 10,000 के कपड़े ना खरीदें, वो 10,000 अगर हम किसी को दे दें, किसी वैसे नीडी को, कैंसर पेशेंट को, कैंसर फाइटर्स को या उनके परिवार को, क्योंकि सिर्फ़ इलाज की ही के लिए ही पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है उनके अ, उनके इवन उनके आने-जाने में, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आने-जाने में पैसों की ज़रूरत होती है। उनके लिए स्पेशल माने विशेष रूप से उनके न्यूट्रिस फूड जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं जो भी मेरे पास जो भी नीडी व्यक्ति आते हैं, उनका अप्रोच आता है, मैं किसी एनजीओ या किसी सोसाइटी वगैरह को मैं नहीं देती हूँ कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट अप्रोच में विश्वास करती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी पहचान का कोई ऐसा व्यक्ति है, आप मुझे उसकी
उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका हॉस्पिटल, उसकी डायग्नोसिस और ये सब जो है आप मुझे मेल कीजिए, भेजिए। उनका हॉस्पिटल का उनका एचएच नंबर होता होगा और हॉस्पिटल का अकाउंट होता होगा। आप मुझे हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर प्रोवाइड कीजिए या अगर नहीं आपको अगर विश्वास है उसके यहाँ के जेन्युइन केस है, मुझे आप पर विश्वास है और आप पर विश्वास है और मुझसे जो भी बन पड़ेगा क्योंकि और वो मैं ज़रूर आपको जो है मैं उस व्यक्ति को मैं भेजूँगी। ज़िंदगी में हम अ, कि क्या कर सकते हैं? हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, लेकिन बूँद-बूँद से तालाब भरता है और हमारी छोटी से छोटी मदद भी जो है वो बहुत बहुत काम आती है। तो वैसे में जो है कि ऐसे लोगों की आप मदद करें और वैसे में आप देखेंगे कि आपको बहुत खुशी होगी। आपके अंदर और भी पॉज़िटिविटी आएगी और जैसे यहाँ अंजलि हैं और अंजलि बता रही थी कि उन्होंने किसी से अप्रोच किया अपने किसी दोस्त के लिए और वो एक अच्छे पॉश इलाके में रहती है लेकिन समय तो कब किसका आप देखिए ना अभी कोरोना का समय है, करोड़ों नौकरियाँ जा रही हैं। जो करोड़ों नौकरियाँ जा रही हैं, उसमें हर तबके के लोग हैं, मिडल क्लास के भी लोग हैं, अपर क्लास के भी लोग हैं, लोअर क्लास के भी लोग हैं। अब वो अगर मिडल क्लास, अपर क्लास के लोग हैं, तो ज़ाहिर है किसी अच्छी जगह पे रह रहे होंगे। अब उनके पास आज पैसे नहीं हैं, कोई बड़ी बीमारी उनको लगेगी, तो पैसे कहाँ से आएँगे? और संस्थाएँ अगर कहेंगी कि नहीं हम केवल झोपड़पट्टी के लोगों को ही हम मदद करेंगे कि वो तो वहाँ पॉश कॉलोनी में रहते हैं। तो पॉश कॉलोनी में तो क्या घर बेच कर के तो नहीं रहेंगे ना, घर बेच कर के क्या सड़क पे आएँगे? स्थितियों को समझिए, कोई भी खुदगर्ज इंसान जो है ना, वो उसको हाथ फैलाने में उसकी जो है ना, उसकी हड्डियाँ गल जाती हैं। हाँ, तो वैसे में अगर कोई वो कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, तो आप मान कर के चलिए कि उसको उसकी ज़रूरत है और उसको उसकी ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत पर हम अपने तरीके जो भी कर सकते हैं, ज़रूर करें। तो ये एक मेरा कहना है कि आप करें और रीनू मैम आप बहुत प्यारी लग रहे हो अच्छा यस मैम हम किसी के लिए छोटी से छोटी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल आप हेल्प करें और हेल्प करने का अपना एक सुख होता है उसका अपना एक आनंद होता है उसके उसकी एक अनुभूति ही अलग होती है और वो आपके चेहरे पर निकल करके आती है चेहरे पे चमक आती है उसके भावना ठाकुर कह रही हैं बिल्कुल सही सरिता जैन कह रही हैं बिल्कुल सही मैं तो सोच ही रही पूरे जीवन पर्यंत कपड़ा जेवर नहीं खरीदूंगी लॉकडाउन समाप्त होने पे जी, हमने तो कब कब से सोच लिया है तय कर लिया और अभी तो और भी सोच लिया है। क्योंकि मैं जो कपड़े हैं वही अलमारी में है, निकलने का कहीं कोई समय नहीं। लॉकडाउन के ये साल तो ऐसे भी लॉकडाउन कहीं जाने वाला नहीं है। लॉकडाउन खत्म भी होगा, देखिए ना कल से लॉकडाउन रिलीज़ कुछ-कुछ जो है कुछ छूट मिल रही है लॉकडाउन से। क्या होगा नहीं मालूम, अब उस लॉकडाउन के बाद जो है कितनी चीज़ें फैलेंगी और क्या होगा। तो ये साल तो ऐसे ही आपका जाने वाला है। आने-जाने, इनके लॉकडाउन के होने, लॉकडाउन के फ्री होने, पता नहीं क्या-क्या होगा, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन जब नॉर्मल तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो इतने सारे कपड़े खरीदने का क्या फ़ायदा है? जो कपड़े हैं, उन कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, बल्कि उन कपड़ों को मैंने तो बीच में किया था, अपनी सारी साड़ियाँ काट-काट करके उसके सलवार-कमीज़ बना लिए थे कि कम से कम उसी बहाने जो है, वो साड़ियाँ खत्म हों। तो हम जो इतनी साड़ियों के गट्ठर बाँध लेते हैं और मन में एक फ़तूर बना लेते हैं, अरे! इस शादी में उसमें वो यही साड़ी पहनी थी तो दोबारा कैसे पहनूँगी? अरे! क्यों नहीं पहनेंगी आप? और अगर उतना ही है तो थोड़े क्रिएटिव होइए, थोड़ा मिक्स मैच कीजिए और मिक्स मैच करके आप पहन लीजिए, सोच लीजिए। लेकिन जब वो करेंगे तब ये होगा। अ, सरिता जी कह रही हैं नियम लेती हूँ, अंजलि गदोया कह रही हैं बिल्कुल सही। और ये तो ये आपको मैं ये कुछ बातें कि एक तो अ, अब नट इन शेल में कि कैंसर हो जाए, घबराहट होती है, लेकिन घबराइए नहीं। रोइए रोना आता है, रो लीजिए, लेकिन रोते मत रहिए, रोना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप अगर रोएँगे, तो आपके घर वाले जो हैं, वो इतने परेशान होंगे, वो बेचारे मुस्कुरा भी नहीं सकेंगे। कैंसर मुझे हुआ है ना, तो कैंसर होने की सज़ा मैं अपने घरवालों को क्यों दूँ? उनकी मुस्कान, उनकी हँसी मैं क्यों रोकूँ? और इसलिए जो है, आप तकलीफ़ आपकी है, आप कितना भी कर लें, आपकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ मुझे ही भोगनी है।
मुझे कैंसर हुआ, मुझे कीमो लेना पड़ा, मुझे रेडिएशन लेना पड़ा, मेरी सर्जरी हुई, वो सारी तकलीफ मुझे कोई कितना भी मुझे प्यार कर लेगा, कितना भी करेगा, लेकिन वो सर्जरी तो वो तकलीफ तो मुझे ही झेलनी है। तो वो झेलिए, तो उसके लिए हिम्मत जुटाइए और उसके लिए हिम्मत हँस करके आप मुस्कुरा के थोड़े नॉर्मल होकर के करेंगे तो आपको ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। और दूसरी बात कि वहाँ पर जो है कि आप हँसेंगे तो आपके घर के लोग थोड़े नॉर्मल रहेंगे। उनको भी थोड़ी हिम्मत रहेगी कि नहीं हाँ, ये ठीक है, इनका इलाज चल रहा है और शी इज़ ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग। तो वो आप जो है वो आप ज़रूर करें। तीसरे कि एक पेशेंट की तुलना किसी दूसरे पेशेंट से मत करें। ये पूछताछ मत करें, अरे आपको ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होता है क्या? अरे मुझे तो डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया, आपको तो उन्होंने वो प्रिस्क्राइब किया था। भैया कैंसर एक है, कैंसर नाम एक है। मान ली चलो ब्रेस्ट कैंसर ही एक है, लेकिन मेरा शरीर अलग है, मेरे शरीर के सहने की ताकत अलग है, मेरी उम्र अलग है, मेरी अवस्था अलग है, किसी और की अलग है, किसी और के बीमारी का ग्रेड अलग है, स्टेज अलग है, तो डेफ़िनिटली ज़ाहिर है कि उनको डॉक्टर उनके हिसाब से वो करेगा, मुझे मेरे हिसाब से ट्रीट करेगा। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा आपको 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 6 कीमो पड़े, अरे मुझे तो 16 कीमो पड़े। तो भई उनको 6 की ज़रूरत थी तो डॉक्टर ने 6 प्रिस्क्राइब किया, मुझे 16 की ज़रूरत है, मुझे क डॉक्टर ने 16 प्रिस्क्राइब किया। मुझे 31 रेडिएशन के की ज़रूरत थी रेडिएशन की, मुझे 31 सेशन पड़ा। किसी को 15 में ही हो जाता है, 11 में ही हो जाता है। तो ये जो है ये आप जो है उसको वो उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए कि तुम्हारे में कैसे हुआ, मेरे में कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ, उसमें कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पर अपना दिमाग जो है ना खराब करें। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको जैसे ही कैंसर होगा ना, आपको जो है वो ढेर सारे जो है ना खुदाई बंदे जो हैं वो आपके खुदाई खिदमतगार जो हैं वो पता नहीं आसमान से सब उतर आते हैं, चारों कोने से निकल कर के आ जाएँगे। अरे विभा कैसी लग रही हो? अच्छा सुना कि और घड़ियाली आँसू आपके बहाने शुरू कर देंगे। करेंगे कुछ नहीं, हाँ, कोई ज़रूरत होगा तो बताना और जब ज़रूरत होगी तो वो कभी पलट कर के नहीं आएँगे। ये बहुत से लोगों के अनुभव सब कोई बता सकता है अपने अनुभव इस तरह के। तो इस तरह की बात तो ऐसे जो नेगेटिव लोग हों, उनके तो आप फ़ोन भी मत अटेंड कीजिए और उनकी बिल्कुल ही बातें आप मत सुनिए। इसी से इसका ही नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको बहुत सारे लोग कहेंगे अरे फलाने जगह जो वो बाबा है ना वो धूनी देते हैं, वो भभूत देते हैं, वो कुछ और देते हैं और उससे कैंसर ठीक हो जाता है। कोई कहेगा गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। अभी मैं फेसबुक पर ही इसी पे चर्चा कर रही थी तो कोई एक मेरे जानने वाले जो है उन्होंने कहा कि कोरोना का तो नहीं मालूम लेकिन कैंसर तो गौमूत्र पीने से जाता है, चला जाता है। हमने कहा भैया चला जाता होगा, मुझे इसकी आप मुझे कोई जो है ना किसी डॉक्टर से फिर कहीं से लिखवा करके मुझे शर्तिया दिलवा दीजिए। तो ऐसे कहने वाले लोगों से आप ज़रा सावधान रहें। डॉक्टर आपको किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में जाएँ क्योंकि डॉक्टर भी जो है ना नीम हकीम खतरे जान ढेर सारे आपको जो है वो मिल जाएँगे डॉक्टर्स जो आपको एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना करके वो आप पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और जब केस खराब हो जाएगा तो कहेंगे आप उसको दूसरी जगह ले जाइए। हमारे घर में हुआ, मेरे मामा जी आज से मेरे ख्याल से 73-74 की बात 75-76 की बात रही होगी और उस समय उनको कैंसर हुआ 6 महीने तक डॉक्टर उन पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे और जब केस हाथ से निकल गया, तो कहते हैं कि नहीं अब तो ये नहीं जो है इसको जो है ये थोड़ा सीरियस हो गया, अब इसे कलकत्ता ले जाइए और जब कलकत्ता गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि वी कांट डू एनीथिंग, मैक्स टू मैक्स इट विल गो 1 मंथ एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ मेरे ख्याल से कि 22 या 23 अगस्त को वो लौटे थे कलकत्ता से और नेक्स्ट 22 या 23 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे डॉक्टरों से भी बचने की ज़रूरत है। आप जिस भी डॉक्टर के इलाज में जाएँ, उस डॉक्टर के बारे में थोड़ी छानबीन कर लीजिए, जाँच-पड़ताल कर लीजिए कि कौन-सा कैसा डॉक्टर है और उससे जो है, जहाँ आपका भरोसा होता है, वहाँ पर आप वो इलाज करवाइए। उसके बाद जो है कि हाँ, देन आपको ये कहेंगे कि हाँ, हम ये भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा होने की ज़रूरत नहीं है।
कि अरे दिखाना है मुझे कि कैंसर क्या होता है। जैसे अभी भी बहुत से लोग कहते हैं ना, देखते हैं कि क्या होता है कोरोना से, कुछ नहीं होता, तो मास्क नहीं पहनेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, खुले ऐसे घूमते रहेंगे, वो सब मत करिए। इसमें जो है अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आप होम कन्फाइन रहिए तो होम कन्फाइन रहिए। मेरे मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि होम कन्फाइन रहिए, घर से तो मेरा डेस्टिनेशन सिर्फ यही हो गया था, होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू होम। तो बस उतना ही आप रहिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आई नो यू आर अ स्टेज परफॉर्मर, और आपका मन कर रहा होगा कि मैं कब जाऊं स्टेज। और मुझे उस समय कई इनविटेशन आए कि ये लिट फेस्ट है, ये है, वो है, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि नो, आई विल नॉट अलाउ, रेस्ट इज ऑन यू। तो भाई जब डॉक्टर मना करता है तो मान जाइए, डॉक्टर ही इस समय आपका भगवान है, तो डॉक्टर की बातों को आप समझिए। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि ये ट्रीटमेंट पहले सर्जरी है, फिर केमो है, फिर रेडिएशन है, या पहले केमो है, फिर सर्जरी है, फिर केमो है, फिर रेडिएशन है, या पहले केमो है, फिर सर्जरी है, रेडिएशन, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं उस ट्रीटमेंट का, उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जो खाने पीने में जो सावधानी है, खाने पीने की सावधानी में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप बाहर का कुछ मत खाएं, तला भुना आप ना खाएं। फिर उसके बाद जो है कि जो कच्ची चीजें, जो सैलेड और ये सब चीजें हैं, वो ना खाएं। डॉक्टर ने तो मुझे, मैं अपनी बात बताती हूँ, ये सब चीजें डॉक्टर ने मुझे मना की थी और मैंने छोड़ दिया था। और डॉक्टर ने ये कहा था मुझे कि आप पानी भी जो है, इवन आई डोंट बिलीव ऑन बिस्लेरी और बाहर का पानी, बॉटल का पानी, तो आप जो है आरओ वाटर उसे लीजिए, निकालिए और फिर उसे बॉयल कीजिए और उस बॉयल वाटर को पीजिए। तो मैंने वो किया था, कहा कि घर का पानी लीजिए, घर के पानी को बॉयल करके और फिर आप पीजिए। तो वो हमने जो है वो पिया था, और उस तरीके से आपको जो जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करें उस तरह से कीजिए। फिर उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहता है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, बीइंग ए लेडी, हमारे यहाँ मान करके चलते हैं, करे घर में औरत खाना नहीं बनाएगी तो खाना हम कैसे खाएंगे। और ये इस मजबूरी में औरतें जो हैं वो किचन में जाती हैं और खाना बनाती हैं। डायरेक्ट हीट से पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, खास करके जब आपका केमो और रेडिएशन हो रहा हो, तो आप डायरेक्ट हीट से बचिए, डायरेक्ट सन से बचिए, सूरज से बचिए, और किचन में तो आप जाइए ही मत। गर्म वाले किचन में आप चली जाना ही है तो चलिए, आप सुबह में जो है आप जा रहे हैं 1 घंटे, आप अगर कुछ करना है तो किचन की साफ सफाई कर लीजिए, तो देख लीजिए कि फ्रिज में क्या है, साग भाजी अगर काटना फूटना है तो वो थोड़ा बहुत कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट चूल्हे के सामने खड़े होकर के खाना मत बनाइए। देखिए, अगर मैं सीधा से कहती हूँ, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या मेरे घर के लोग जो है वो भूखे, मेरे मेरे बगैर जो है भूखे मर जाएंगे? कोई नहीं मरेगा, वो इंतजाम करेंगे ही। तो उसी तरीके से ये 1 साल, जो 10 महीने, 1 साल, जो भी आपका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप तय कीजिए कि मुझे खाना नहीं बनाना है, और ये घर के लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो, तो आप उनको किचन में जाने से रोकें, और आप खुद भी किचन में जाने से परहेज करें, और चूल्हे के पास आप ना जाएं, डायरेक्ट फ्लेम से बचें। ये सब सारी चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है, इन पर सोचना और इन पर बात करना, और और अपने मन की हिम्मत को बनाए रखें। समय आपके पास बहुत है, उस समय का सदुपयोग करें। रोते मत रहिए कि अरे अब तो ये हो गया। देखिए, आप खाली दिमाग शैतान का घर कहलाता है। आप अगर खाली दिमाग से सोचते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ, आपके कभी यहाँ दुखेगा, कभी यहाँ दुखेगा, कभी यहाँ दुखेगा, कभी यहाँ दुखेगा, और आप रोते रहेंगे। तो आप, जो आपकी मर्जी, जो आपकी रुचि है, पढ़ने में पढ़ने में दिल लगाइए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको भजन गाने में अच्छा लगता है, आप भजन गाइए। कोई कंपटीशन थोड़े है, लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, आप जो है आप कैंसर सिंगर बन जाइए। तो भजन गाइए, सिनेमा के गीत अच्छे लगते हैं, सिनेमा के गीत गाइए, फिल्म देखिए, टीवी देखिए। आजकल तो यूट्यूब पर ढेर सारी चीजें रहती हैं, सब कुछ मौजूद रहता है, वो कीजिए। आजकल अब टिकटॉक का फैशन हो गया है, टिकटॉक बनाइए। इतनी सारी चीजें करने के लिए है। वही जो आजकल मैं कोरोना के लिए भी कहती हूँ कि घर में है तो ऐसा मत करिए भाई। मुझे तो सुबह से लेकर मैं रात, पहले मैं 10-11 बजे सोती थी, और जब से ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, मैं 1-1:30 बजे रात में सोने लगी हूँ, और सुबह जो है वो 7 बजे मैं उठती हूँ। तो
ये मेरे पास दिन भर जो है वो बिल्कुल समय नहीं होता है कि मैं किसी को फ़ोन करूँ या किसी को बात करूँ या कुछ और चीज़ें मैं कर पाऊँ, तो आपके पास भी जो है वो समय नहीं मिलेगा। मैं जब मुझे हुआ था उस समय भी मुझे घर के लोगों से डाँट पड़ती थी कि अब बंद करो, अब कुछ आराम करो और तो आपके पास आप जब देखेंगे तो आपके पास काम ही काम है। आप तय कर लीजिए ना कि आप मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटे सोने हैं, फिर थोड़ा-सा कुछ खाना है, फिर थोड़ा-सा कुछ लिखना है, फिर थोड़ा-सा जो है लोगों से बात करनी है, कुछ जो घर के लोगों के साथ समय बिताना है। उसके बाद जो है कुछ थोड़ा वो जो हल्का-फुल्का जो एक्सरसाइज़ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो थोड़ा बहुत करना है और ये तमाम चीज़ें इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं कि आपको समय नहीं मिलेगा और आप ये नहीं कह सकते हमारे पास समय तो मतलब कैसे हम समय बिताएँ? तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं इनके साथ और फिर अपने रूप-रंग को मेरे एक दोस्त हैं ओरल कैंसर है उनको वो हुआ था उनको और इतने बार उनके ऑपरेशन हुए हैं कि यहाँ पे जो है वो गाल पे एक हॉलो सा हो गया है। लेकिन आप उन्हें देखेंगे तो ज़िंदगी के जुनून और ज़िंदगी के उत्साह से लबालब हैं। जितनी उनकी लंबाई है उतना ही लंबा उनका उत्साह है और जीवन है। तो ऐसे लोगों को देखिए, नेगेटिव लोगों की तरफ तो देखिए भी मत। नेगेटिव लोग तो ऐसे भी ज़िंदगी में आपके सिर्फ़ ज़हर घोलने का काम करेंगे। वो कई हमारी एक दोस्त है वो बता रही थी, वो भी कैंसर अचीवर है, वो बता रही थी कि अरे! हमारे यहाँ तो सारे लोग बस यही सोच कर के आते थे, ओह! अब तो इसको कैंसर हो गया, अब तो इसको अब तो और सबसे महिलाओं के लिए तो इसमें कि अगर तुम्हें कुछ हो अब सीधे मुँह पे बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर इसको कुछ हो गया तो बेचारे इनका क्या होगा? और बेचारे इनका क्या होगा का कुछ नहीं होता है कि हाँ, क्या होगा उनका? मालूम है अंडरस्टूड है कि भई साल भर बहुत से बहुत शोक मनाएँगे और उसके बाद दूसरी को लेकर के चले आएँगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को जो है ना वो बहुत मत एक हमारे मित्र थे मतलब ये पूरा देखने का नज़रिया ही लोगों का बदल जाता है और ये मान के चलते हैं कि अब इसको कैंसर हो गया ना तब तो ये गया। तो उनकी उस बात को आप अपनी ज़िद से गलत साबित करिए और गलत साबित करके आप कैंसर सर्वाइवर, कैंसर अचीवर बनिए और बनने के बाद जो है अपने जीवन का आनंद उठाइए और जैसे मैं कह रही हूँ ना कि हमारे जीवन ये जो अंजलि गदोया हैं, आप उनको देखेंगे क्या मतलब क्या बेली डांस सीख रही हैं, मुझसे अभी थिएटर सीख रही हैं, सोलो परफॉर्मेंस सीख रही हैं, गरबा सीख रही हैं स्विमिंग सीखा इन्होंने, कैंसर सर्वाइवर मिस इंडिया का खिताब जीता इन्होंने। हमारी सरिता जैन जी हैं, आप उनको देखेंगे तो आप ज़िंदगी से छलबलाता हुआ जो है ना, एक छलबलाती हुई जीवन से भरी हुई मछली जो है, वो ये है। तो ऐसे ढेर सारे लोग हमारी एक दोस्त हैं दिल्ली में लतिका बत्रा, उनका सेलिब्रेटिंग कैंसर पर मेरा एक जिससे मैं आज अभी लाइव हो रही हूँ उस ये पेज हमने फेसबुक पर बनाया सिर्फ इस जिद के कारण कि यस कैंसर जो है वो आपको जिंदगी का महत्व सिखाता है जिंदगी की कीमत सिखाता है आपको बताता है कि जिंदगी क्या है और आपको लाइफ की फिलॉसफी भी देता है कि जो भी है बस यही एक पल है और ये आपको उसका पल का महत्व समझाता है तो बहुत-बहुत आप सबका धन्यवाद और मैंने बहुत लंबा बोल दिया लगभग 41-42 मिनट बोल दिया है मैंने और अगर आप लोगों में से किसी को कुछ जानकारी भी चाहिए तो आप जो है आप बोल सकते हैं उन्हें और आप हमें कह सकते हैं यहाँ पे यस मैम एरो साइना लिख रही हैं राइट विभा जी हमें हर सिचुएशन में खुश होकर फेस करना चाहिए बिल्कुल सही कह रही हैं रेणु लिखती है जी मैम कुछ लोग तो बाबा के चक्कर और जादू के कारवां को ले जाते हैं हाँ इन सब चीजों से तो बचना ही चाहिए ट्रू सेड मैम नेगेटिव लोग जीवन से नेगेटिव लोगों को तो जीवन में आने ही मत दीजिए ऐसे कैंसर में ही नहीं जिंदगी में कभी भी नहीं और खुद भी ना नेगेटिव बने और ना ऐसे लोगों के साथ रहें क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी लेकर के चले जाते हैं और आप जो है खाली हो जाते हैं हॉलो हो जाते हैं तो चलिए चलते चलते मैं आपको जो है जो हमारी जो कविता है एक छोटी सी कविता जो मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेरी सिग्नेचर कविता है इसको लेकर के कि क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा सर पे घने बाल हो या वो हो टकला जिंदगी से बढ़कर यौवन में गुदाज और खूबसूरत और कुछ भी नहीं आओ मनाएं जश्न जिंदगी का
आओ मनाएं जश्न जीवन का। और एक बात और चलते चलते टकला से याद आया कि हाँ, कैंसर में केमो पड़ने के कारण बाल गिरते हैं, उससे परेशान मत होइए। मैं तो उसने तो उसको एक अपॉर्चुनिटी माना था। ऐसे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती टकला होने की, हाँ, गंजा होने की, लेकिन मैं गंजा होना कैसा लगता है, तो ये कैंसर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दी। रेडिएशन रूम में जाने की आपको आपको कभी कोई परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन वो क्या है, वो एकदम जो दानव की तरह का, जो जैसे डेयरी का जो वो जो मिल्क डेयरी का जो मशीन होता है ना, इतना बड़ा सा भयानक सा लगता है वो, कुछ उस तरीके का वो मशीन होता है। तो उस मशीन को देखने का मौका तो आपको जो है, क्योंकि कैंसर नहीं दिया ना, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आपको जो है उसका रूप मिलेगा। तो ये तो मैंने तो ये कहा कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझे कोई अगर कहे कि कोई अगर ज़रूरत है और मुझे अगर टकली होना है, गंजे होना है, तो मैं हो जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फ़िल्म कर ही रही हूँ। मैंने तो लोगों को कहा कि अगर अब कोई कहे कि आपको फ़िल्म में टकले का रोल करना है, तो मैं कर लूँगी। अगर इसके पहले शायद कोई कहता तो मैं 10 बार सोचती, लेकिन अब मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने वो भी देखा और बड़ा खूबसूरत लगता है। और मैं खूब मेकअप करती थी, और मैं जब मेकअप वेकअप करके मैं केमो कराने जाती थी, तो नर्सें भी सब खुश हो जाती थी। तो कहते अरे आपको देख कर के बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, आप इतना सज-धज के आते हो, तो सुंदर बन के आते हो। क्योंकि तो आप जो है ना, अपने आप को हमेशा प्रेज़ेंटेबल बनाइए, खुश रहिए, खुश रखिए। और कैंसर जब आप खुश रखेंगे रहेंगे, तो कैंसर बेचारा वो भी कहेगा कि यार कहाँ से किससे पाला पड़ गया है। छोड़ो यार इसको, जो इसको छोड़ दो, कहीं और चल के बैठते हैं। तो हम भी जो है कैंसर को ऐसे ही धत्ता बताएँ, जिसकी भी मदद कर सकते हैं, जैसे भी मदद कर सकते हैं, तन मन धन से उसकी मदद करें। आप सोचेंगे तो कुछ न कुछ रास्ते ज़रूर निकल आते हैं मदद करने के। और मेरी जगह जहाँ भी कहीं आपको ज़रूरत पड़े, तो आपके लिए मैं हमेशा हाज़िर हूँ, और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है, उसे आप देखें, उस पर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिसे भी हमारा यूट्यूब चैनल है वो विभा रानी, वहाँ आप जाकर के वहाँ आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, और लोगों के साथ अपने अनुभव को बाँटें। और कैंसर को बहुत खराब ना माने, उस किसी को होता है तो वो उसको, उस व्यक्ति को गॉन केस ना माने, और कैंसर के लिए कैंसर फाइटर, कैंसर वॉरियर और कैंसर अचीवर का इस्तेमाल करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्रणाम, और हमारे साथ बने रहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया और प्यार। और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शब खैर।